लखनऊ में कबाड़ के एक बाजार में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि ये आग किसी दुकान में शॉर्ट सर्किट से भड़की, जिसने देखते ही देखते आसपास मौजूद कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी दुकान में आग फैलने का ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया, जिससे उस बाजार की करीब 30 दुकानें आग में स्वाहा होती दिखी। रात के अंधेरे में ये मंजर लोगों की बेचैनी की वजह बन गया। दुकानों से उठ रहा धुआं इलाके में फैल गया। वहां जुटे लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहे तो फायर ब्रिगेड को वहां बुलाया गया। दमकल कर्मियों के लिए भी ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि आग लगभग पूरे बाजार में फैल चुकी थी। ऐसे में वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को बुलाया गया, जिसके करीब 3 घंटे बाद जाकर कबाड़ के इस बाजार में फैल चुकी इस आग को किसी तरह बुझाया जा सका। दिल्ली में एमसीडी चला रही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी। दिल्ली सरकार ने एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया और बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने सड़क पर उतर आए। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार एमसीडी को 13,000 करोड़ रुपए का फंड जारी नहीं कर रही, जिसकी वजह से दिल्ली की तीनों एमसीडी अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें तक नहीं दे पा रही, जिसका विरोध करने बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा के सामने पहुंच गए। विधानसभा के सामने कई स्तर की सुरक्षा पहले से तैनात की गई थी। सबसे आगे लगी बैरिकेडिंग ने कुछ देर तक प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को पार कर दूसरी तरफ पहुंचने लगे। बैरिकेड को फांद कर दूसरी तरफ आ रहे लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन धीरे धीरे कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को पार करने में कामयाब हो गए, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी बैरिकेडिंग के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ आ गए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एक लेवल की बैरिकेडिंग पार कर दी गई है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता है दूसरी बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे हैं। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे तख्तियों पर लिखकर पहुंचे। अचानक अफरा तफरी और हंगामा शुरू हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री 13,000 करोड़ रुपया निगम का बकाया दे नहीं रहे, डकार कर बैठे हुए हैं। हालांकि अगली बैरिकेडिंग पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैयारी मजबूत दिखी, लेकिन विधानसभा के घेराव के साथ ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर भूख हड़ताल पर बैठ गए और यह ऐलान कर दिया कि जब तक दिल्ली सरकार एमसीडी का फंड जारी नहीं करेगी तब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। पिछले 11 दिन से बीजेपी के कई पार्षद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन जब धरने से बात नहीं बनी तो मेयरों ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। बाकायदा भूख हड़ताल पर बैठने वालों को तिलक कर उन्हें माला पहनाई गई। ठंड कोई रहम नहीं कर रही, इसलिए रजाई तक का इंतजाम किया गया। 22 निगम पार्षदों ने, जिसमें तीनों महापौर भी हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दिल्ली में एमसीडी की कमान बीजेपी के हाथ में है और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है। बीजेपी का आरोप है कि बीते 7 साल में दिल्ली सरकार पर एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए बकाया है। ड्रग्स केस में एनसीबी ने करण जौहर को नोटिस भेजा है। ये नोटिस उनको एक पार्टी की वीडियो की शिकायत मिलने पर भेजा है। ये पार्टी उनके घर पर हुई थी, जिस पर उनसे जानकारी मांगी गई है। इस वीडियो की शिकायत मनजिंदर सिंह सिरसा ने की थी, जिसके बाद एनसीबी ने इसकी जांच भी की थी। कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई कि लोग सब्जियां खरीदने से पहले भी 100 बार सोचने को मजबूर हैं। आलम यह है कि सर्दियों में हर रसोई की जरूरत मानी जाने वाली अदरक की कीमत ही 1,000 रुपए प्रति किलो के पार जा चुकी है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वहां लोगों में हाहाकार मचा है। आसमान छूती इस महंगाई से खुद इमरान खान की पूर्व पत्नी रहमान खान तक परेशान हो गई। उन्होंने ट्विटर पर एक न्यूज चैनल का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मौजूद पत्रकार इमरान सरकार की पोल खोलता दिखा। रावलपिंडी में भी सब्जियों को पर लग गए और इस अदरक जो है वो 1,000 रुपए किलो तक है। हालात ये हैं कि कभी 100 से 150 रुपए किलो तक मिलने वाली अदरक सीधा उछलकर 1,000 के पार पहुंच गई। भाव आसमान छूने लगे तो दुकानदारों ने अदरक को रखना ही बंद कर दिया। अपनी सब्जियां आज यहाँ पर सजाई हैं, अदरक को क्यों नहीं सजाया? अदरक महंगे बहुत था, इसलिए नहीं लाए। सिर्फ अदरक ही नहीं, टमाटर, प्याज जैसी दूसरी सब्जियों की कीमत भी काफी बढ़ गई। पहले ही महंगाई और खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे लोगों ने तो सब्जी की दुकानों की तरफ जाना ही बंद कर दिया। लोग तो बिल्कुल जी तबाह हो गए हैं जब से ये तब्दीली सरकार आई है। लोगों की मुसीबत सिर्फ इतनी नहीं, एक तरफ जहां वो सब्जियां खाने को तरस रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी सरकार बढ़ती महंगाई को लाचारी के साथ देखने के अलावा कुछ कर नहीं पा रही।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया है कि किसान संगठनों के साथ समझौते की बात होने तक कृषि सुधार कानूनों को लागू न किया जाए। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के आंदोलन के मुद्दे पर सलाह देते हुए सरकार से कहा कि जब तक किसान संगठनों से बातचीत चल रही है तब तक कानून लागू न करने का भरोसा दिया जाए। हालांकि चीफ जस्टिस ने यह साफ कर दिया कि वो कृषि सुधार कानून पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहे और ये महज एक सुझाव है, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह साफ कर दिया कि इसकी गुंजाइश कम है क्योंकि ऐसा करने के बाद किसान संगठन सरकार से बातचीत ही नहीं करेंगे। वैसे इस मामले पर हुई सुनवाई के समय किसान संगठनों का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इससे जुड़ा एक आदेश दिया और किसान संगठनों को आधिकारिक तौर पर नोटिस भेजने के लिए कहा ताकि वो अगली सुनवाई में मौजूद रहें। अब इस मामले की सुनवाई अगले 15 दिनों में होगी, जिसके लिए अलग से एक बेंच बनेगी, जिसमें सबसे पहले आंदोलन की वजह से बंद सड़कों को खोलने पर बहस होगी और बाद में कृषि सुधार कानूनों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने विधानसभा में कृषि सुधार कानूनों की कॉपी फाड़ दी और केंद्र से उन्हें वापस लेने की मांग की। इन कानूनों पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जहां जमकर घमासान हुआ। सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि सुधार कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया और फिर एक एक कर तीनों कानूनों की कॉपी फाड़ दी। यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना अंग्रेजों के शासन से भी कर दी। अंग्रेजों से बदतर मत बनो, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी के कई विधायकों और मंत्रियों ने भी कृषि सुधार कानूनों की कॉपी फाड़ी। लेकिन ये मामला विधानसभा के अंदर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि सदन के बाहर भी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ, क्योंकि सदन से बाहर निकलते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कृषि सुधार कानूनों की कॉपियों को आग लगा दी। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम विधायक जो हैं इन कानून प्रतियों की कॉपी को फाड़कर यहां फिलहाल विधानसभा के बाहर जला रहे हैं। केजरीवाल ने कृषि सुधार कानूनों की कॉपी फाड़ी तो बीजेपी भी चुप नहीं रही। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इसे केजरीवाल का अहंकार बताया और याद दिलाया कि जैसे 2013 में राहुल गांधी के दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश को फाड़ने के बाद कांग्रेस को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा था, वैसा ही हाल केजरीवाल की पार्टी का भी होगा। टुकड़े टुकड़े करने में अरविंद केजरीवाल जी माहिर हैं। वहीं अकाली दल ने भी अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया। इस बिल को तुम लागू कर चुके हो 23 नवंबर को, अब उस बिल की कॉपी फाड़ने से क्या हो जाएगा? कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ करीब 3 हफ्तों से किसान और सरकार आमने सामने हैं और दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान धरना दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वहां की एक अनाज मंडी में व्यापारियों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया गया कि सामान खरीदने पर उनके बीच विवाद शुरू हुआ, जो थोड़ी ही देर में मारपीट में तब्दील हो गया। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी लाठी से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला करता दिखा, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे दबोचने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हमला करने वाला आदमी लड़खड़ाता हुआ वहां खड़ी एक स्कूटर पर जा गिरा। इसके बाद कुछ लोग बीच बचाव के लिए सामने आए और फिर दोनों पक्ष को अलग कर दिया गया। पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। इसके लिए उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आमिर के मुताबिक उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह ठंडी हवा चलने का अलर्ट जारी किया। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों को बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड टुडे वाज 3.5 डिग्री। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इस हमले वाली जगह के पास ही बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की रैली थी, लेकिन इसके बावजूद शाहनवाज ने यह रैली की और ऐसे हमलों से नहीं डरने की बात कही। हम लोग नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, कहीं न डरे हैं न डरेंगे। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम धन्नीपुर मस्जिद होगा। मस्जिद बनाने वाले ट्रस्ट ने तय किया कि इसकी नींव 26 जनवरी को रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर पर दिए फैसले के तहत अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। मध्य प्रदेश में 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। दावा किया गया कि ये तीनों अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी रहे हैं। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने पैसों में गड़बड़ी के एक पुराने मामले में इन तीनों अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। पैसे ले दे के पोस्टिंग हुई है, वो सारे तथ्य आ जाएं, उसके आधार पर कार्रवाई करें।
वहीं इस मामले पर तिलमिलाई कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। झूठा मामला है, सिर्फ छवि खराब करने का षड्यंत्र। राजस्थान के नागौर से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें ग्रामीण बैंक में 3 बदमाश हथियार के दम पर लूटपाट करते दिखे। बताया गया कि मोटरसाइकिल से पहुंचे तीनों आरोपी वहां से 15 लाख रुपए लूट कर ले गए, जो कि वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक-एक कर तीनों नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर घुसे और अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहे कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाकर डराने लगे। उन्होंने वहां मौजूद दूसरे लोगों को भी बैंक के कर्मचारियों के साथ एक जगह खड़ा कर दिया। इसके बाद एक आरोपी तो बैंक की एंट्री पर ही खड़ा रहा ताकि जो भी वहां पहुंचे उसे वो डराकर बाकी लोगों के साथ खड़ा कर दे, जबकि बाकी 2 बदमाश अंदर जाकर बैग में रुपए भरते दिखे। कुछ ही देर में ये तीनों वहां से लूटपाट कर फरार हो गए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी की युवा विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राज्य के कई जिलों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए, लेकिन जयपुर में पुलिस वालों से धक्का मुक्की की नौबत आ गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के पास काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री के घर के सामने पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने सीएम के घर से काफी पहले बैरिकेडिंग कर दी। बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के पास पहुंचे तो पुलिस और प्रदर्शनकारी गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश करते रहे। हालांकि हालात संभालने के लिए लाठियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। विरोध जताने के लिए बीजेवाईएम के कार्यकर्ता कुछ काले गुब्बारे भी लेकर पहुंचे थे। काले गुब्बारे आसमान में छोड़कर प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया और काफी देर तक सड़क पर नारेबाजी होती रही। कुछ इसी तरह जोधपुर से भी तस्वीरें सामने आईं। जोधपुर के एक अहम चौराहे पर प्रदर्शनकारी तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे और घंटों तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी कर महंगी बिजली और महंगा पानी देने का आरोप लगाया और सीएम का पुतला फूंककर विरोध जताया। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ टेलीकॉम कंपनियों पर रिलायंस जियो के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा। आरोप है कि एयरटेल और वोडा आइडिया रिलायंस जियो के बारे में झूठा प्रचार कर रही हैं और किसानों को अपना सिम बेच रही हैं। इस बारे में रिलायंस जियो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से शिकायत भी कर चुकी है। इस बीच हरियाणा के पलवल में आंदोलन वाली जगह पर एयरटेल कंपनी का कर्मचारी अपना सिम बेचता दिखा। वहां लगे एयरटेल कंपनी के काउंटर पर कुछ किसान अपने रिलायंस जियो के नंबर को एयरटेल में पोर्ट करवाते नजर आए। यही नहीं, उनकी बातों से साफ जाहिर हुआ कि वो बहकावे में आकर ऐसा कर रहे हैं। मेरी जियो की सिम थी, अब मैंने एयरटेल में करवाया, आप किसी में भी करवा सकते हो जियो को छोड़ के। बताया गया कि अकेले पलवल में सैकड़ों किसान रिलायंस जियो के खिलाफ हो रहे इस झूठे प्रचार के झांसे में आ चुके हैं। वहां मौजूद एयरटेल कंपनी के कर्मचारी ने भी इस बात पर मोहर लगाई। हम एयरटेल की तरफ से हैं, हम एयरटेल में करते हैं जियो का सिम। हाँ, तकरीबन जियो की 300 से 400 सिम जो आप पोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हो चुकी है। आरोप है कि ये कंपनियां रिलायंस जियो के नंबरों को केवल मुफ्त में पोर्ट ही नहीं कर रही, बल्कि ऐसा करने के लिए लोगों को कई आकर्षक ऑफर भी दे रही हैं। इससे पहले रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर वोडा आइडिया और एयरटेल की शिकायत भी की थी। जियो ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन की आड़ में ये दोनों कंपनियां ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए झूठा प्रचार कर रही हैं और रिलायंस जियो के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला रही हैं, जो ट्राई के नियमों का उल्लंघन है। जियो के मुताबिक किसानों के समर्थकों को अपनी तरफ खींचने के लिए ये कंपनियां रिलायंस जियो को किसान विरोधी बता रही हैं। अपनी चिट्ठी के साथ रिलायंस की तरफ से ट्राई को सबूत के तौर पर कुछ फोटो और वीडियो भी भेजे गए थे, जिनमें लोगों को जियो के खिलाफ भड़काकर एयरटेल और वोडा आइडिया अपना सिम बेचने की साजिश करते नजर आए। जापान में हुई जबरदस्त बर्फबारी की वजह से हजारों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी इलाके में आया ये बर्फीला तूफान पिछले वर्षों के मुकाबले कई गुना ताकतवर है, जिसकी वजह से वहां इस साल सर्दियों की शुरुआत में ही पिछली बार से करीब 4 गुना ज्यादा बर्फबारी हो चुकी। नीकता जैसे इलाकों में तो 6.5 फीट से भी ज्यादा बर्फ गिरी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। मकानों के बाहर इतनी बर्फ जमा हो गई कि लोगों को दरवाजे से बाहर निकलने के लिए भी बर्फ को हटाना पड़ा। मकानों की छतों के अलावा बाहर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ में डूबी और ढकी हुई दिखाई दी। कई फीट बर्फ जमा होने की वजह से इलाके की ज्यादातर सड़कें बंद हो गईं, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया। ट्रकों के पहिए थमने से जरूरी चीजों की भी किल्लत हो गई।
केंद्र सरकार ने एक बार फिर कृषि सुधारों का विरोध कर रहे किसान संगठनों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताया। साथ ही पत्र में यह भी लिखा कि इस बार एमएसपी पर फसलों की सरकारी खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और कुछ लोग किसानों के बीच एमएसपी बंद किए जाने का भ्रम फैला रहे हैं, जो सही नहीं है। कृषि मंत्री ने एक बार फिर भरोसा दिया कि एमएसपी बंद नहीं होगी और मंडियां भी बनी रहेंगी। साथ ही उन्होंने किसानों से किसी के बहकावे में न आकर तथ्यों के हिसाब से विचार करने का अनुरोध किया। चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी लिखा कि किसानों के भले के लिए ही ये कानून बने हैं और अधिकतर किसानों के संगठनों ने इनका स्वागत किया है, जबकि कुछ लोग भ्रम फैलाकर किसानों के आंदोलन का लाभ उठा रहे हैं। यही नहीं, चिट्ठी में बिना नाम लिए उन्होंने लेफ्ट पर भी निशाना साधा और लिखा कि जिन लोगों ने 1962 के युद्ध में देश की विचारधारा का विरोध किया था, वही लोग किसानों को पर्दे के पीछे से गुमराह कर रहे हैं। कृषि मंत्री की इस चिट्ठी के बाद पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट किया और इस चिट्ठी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी के समर्थन में अमित शाह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में अगर कोई आपके हितों के बारे में सोचता है और आपकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी जी हैं। 60 साल तक आपके अधिकारों को लूटने वाले लोग आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। संसद की रक्षा समिति की बैठक बीच में छोड़कर जाने पर राहुल गांधी घिर गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं का आदर करने की नसीहत दी, क्योंकि राहुल गांधी एक दिन पहले हुई संसद की रक्षा समिति की बैठक से बीच में उठकर चले गए थे। जावड़ेकर ने इस मामले में राहुल की आलोचना की। एक दिन पहले रक्षा समिति की बैठक में राहुल लद्दाख में एलएसी के हालात पर चर्चा करना चाहते थे, मगर दावा है कि इस समिति के चेयरमैन ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इसी बात से खफा होकर राहुल समेत 3 कांग्रेस सांसद बैठक छोड़कर चले गए थे। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनकी यह आस्था है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने जालंधर में शादी कर ली। उनकी पत्नी मलेशिया की रहने वाली हैं और दोनों 8 साल से दोस्त थे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में खेलों की ट्रेनिंग करने की मंजूरी दे दी। कोरोना संकट की वजह से इन पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि अब भी खिलाड़ियों को कोरोना नियमों का ध्यान रखना होगा। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एक कॉल सेंटर पर छापा मारा और ठगी के आरोप में 9 लोगों को पकड़ लिया। आरोप है कि इस कॉल सेंटर की आड़ में यह गिरोह लोगों से ऑनलाइन ठगी करता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जेडीयू ने दावा किया कि बिहार की तरह बंगाल में भी नीतीश के काम पर उनको लोगों का समर्थन मिलेगा। हम 75 सीट अब तक जो चिन्हित किए हैं, लड़ाई लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी जेडीयू के फैसले पर आरजेडी ने तंज कसा। बिहार में तो 3 नंबर की पार्टी है, तो ये बंगाल में क्या लड़ेंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। वहां एक आदमी का फोन विमान से नीचे गिर गया, लेकिन उसने इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी अपने फोन को दोबारा सही सलामत ढूंढ लिया और बाद में उसने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में वो एक विमान पर सवार होकर रियो डी जेनेरो के ऊपर से उड़ान भरता दिखाई दिया। इस बीच वो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कैमरे से तस्वीरें खींचता दिखाई दिया। तभी अचानक उसे न जाने क्या सूझा और उसने अपना आईफोन निकालकर बाहर का नजारा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन विमान की खिड़की से बाहर निकाला, तेज हवा की वजह से फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी। नीचे उतरने के बाद उसने जीपीएस के जरिए फोन की लोकेशन पता की और फिर ढूंढते ढूंढते वो रेत पर पड़े अपने फोन तक पहुंच गया। हैरानी की बात ये रही कि करीब 1000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी फोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
दिल्ली को यूपी के नोएडा से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने एक बार फिर जाम कर दिया। उत्तर प्रदेश से आए ये किसान पिछले कई दिन से कृषि सुधार कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हैं, लेकिन बवाल तब शुरू हो गया जब दिल्ली से नोएडा की तरफ आने वाली सड़क पर धरना दे रहे लोगों के समर्थन में वहां किसानों का एक जत्था पहुंच गया। विरोध जताते हुए किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया, जिस पर वहां हंगामा शुरू हो गया। पहले तो पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें जबरदस्ती सड़क से हटाना शुरू किया गया, जिस पर हंगामा कर रहे कई किसान पुलिस वालों से ही उलझ पड़े। हालात बिगड़े तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इस बीच प्रदर्शन कर रहे एक आदमी ने पुलिस पर बदतमीजी का आरोप मढ़ दिया। बदतमीजी कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन में शामिल एक दूसरे किसान ने कृषि सुधार कानूनों के रद्द होने तक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। जब तक ये तानाशाही सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर हंगामा कर रहे किसानों को हटाकर जैम खुलवा दिया। मुंबई के करी रोड रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग के प्लेटफॉर्म पर उतरने के समय ट्रेन चल पड़ी। वो बुजुर्ग अपने 4 साल की पोते के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतर रही थी। तभी कुछ ही देर पहले वहां आकर रुकी लोकल ट्रेन चल दी, लेकिन इतनी देर में बुजुर्ग उतर नहीं पाई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में मौजूद खाली जगह के बेहद नजदीक जा गिरी। बुजुर्ग के साथ मौजूद उनका पोता तो पहले ही प्लेटफॉर्म पर उतर चुका था, लेकिन उसने अपनी दादी का हाथ थामा हुआ था, जिस वजह से वो भी गिरता दिखाई दिया। हालांकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक रेलवे पुलिसकर्मी ने फुर्ती दिखाई और दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह दोनों की जान बाल बाल बच सकी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस बीच वो राज्य के 30 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने किसानों को गन्ने की करीब 248 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया। राजस्थान के धौलपुर में जाट समुदाय के कुछ लोगों ने सीएम अशोक गहलोत के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने धौलपुर के जाट समुदाय को केंद्र में ओबीसी आरक्षण में शामिल करने की मांग की। बिहार के बाढ़ में सड़क किनारे बैठी 3 महिलाओं को एक कार ने कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गई। घटना से खफा लोगों ने नेशनल हाईवे जैम कर प्रदर्शन किया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और वो काफी समय से फरार चल रहा था। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर बैठकर सेल्फी लेने और बिना लाइफ जैकेट घूमने पर रोक लगा दी गई, लेकिन प्रशासन के इस फैसले से नाव चलाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना संकट के बीच दूसरे के इस्तेमाल लाइफ जैकेट को यात्री पहनने से मना कर दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा हेतु लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य किया है। फिजी में चक्रवाती तूफान की वजह से एक दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया, साथ ही हजारों लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। कैटेगरी 5 के तूफान यसा की वजह से वहां तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसका सबसे ज्यादा असर वहां के तटीय इलाकों पर पड़ा। लगातार हो रही बारिश और हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी। हालात की गंभीरता को देखते हुए तूफान के असर वाले इलाकों को पहले ही खाली करा लिया गया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। फिजी की राजधानी सुवा से तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक पूरा इलाका वीरान नजर आया। दुकानों पर ताले लटके दिखे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिया गया। चक्रवाती तूफान यसा के आने से पहले वहां कई लोग उसकी तैयारी भी करते नजर आए। मुंबई पुलिस ने फर्जी पैन और आधार कार्ड बनाकर बैंकों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी पैन और आधार कार्ड भी मिले हैं। बैंक की शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। ये लोग अलग अलग नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक को चूना लगाते थे। सरकार ने 28,000 करोड़ के रक्षा सामान खरीद को हरी झंडी दी। केंद्र ने 28,000 करोड़ रुपए के हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 27,000 करोड़ रुपए की खरीद भारतीय कंपनियों से होगी।
बीजेपी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल दौरे पर जेपी नड्डा के काफिले पर हमला रोहिंग्या बस्ती से आए कुछ लोगों ने किया था। साथ ही बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले आचार संहिता लगाने की वकालत की। उनका कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। यहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गया है। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानूनों पर एक बुकलेट जारी की, जिसमें इन कानूनों के फायदे बारीकी से समझाए गए हैं। कोरोना महामारी से निपटने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबानी जंग शुरू हो गई। इस मुद्दे पर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखने की नसीहत दे डाली। दिल्ली के लोगों की दिक्कतें वो दूर नहीं कर पा रहे, योगी जी से कुछ सीखना चाहिए उनको। बीजेपी की इस सलाह पर आम आदमी पार्टी भड़क गई और योगी आदित्यनाथ पर कोरोना से निपटने में घोटाले का आरोप मढ़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा किया। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। खबर है कि वहां पर अपना मिशन 200 पूरा करने के लिए बीजेपी ने संसदीय क्षेत्रों के हिसाब से केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव की तैयारियों का जिम्मा 5 केंद्रीय मंत्रियों और 2 राज्यों के मंत्रियों को सौंपा, जिनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मुंडा समेत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम शामिल हैं। खबर है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बने इन सभी नेताओं को 5 से 6 संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और वो अपने अपने इलाके की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देंगे। एक और अहम बात ये पता चली है कि ये नेता आलाकमान को दूसरी पार्टियों के उन नेताओं की जानकारी भी देंगे जो बीजेपी में आना चाहते हैं। हरियाणा के पानीपत में कुछ बदमाशों ने अस्पताल में इलाज करा रहे एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि उन्होंने कॉलोनी में जुआ और सट्टा खेलने वालों का विरोध किया था, जिसके बाद उनसे मारपीट की गई और जब वो इलाज के लिए शहर के सिविल अस्पताल पहुंचे तो बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। घटना की जो तस्वीर सामने आई उसमें कुछ बदमाश अस्पताल के अंदर जमीन पर गिरे बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते दिखे, जबकि एक बदमाश उन्हें घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश करता नजर आया। हंगामा होता देख बुजुर्ग के घर वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर बदमाश भाग गए। जाते जाते उन्होंने अस्पताल का दरवाजा भी बंद कर दिया ताकि वो पकड़े न जा सके। इसके बाद बुजुर्ग को उनके घर वालों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह घायल होने की वजह से वो खड़े तक नहीं हो पाए। अस्पताल के अंदर बुजुर्ग पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद नाराज घर वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। जुआ सट्टा हर चीज वहां चलती है, पुलिस जाती है, पैसे लेके आती है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई, लेकिन अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 3 आईपीएस अधिकारियों के मुद्दे पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में वापस बुलाए जाने के मुद्दे पर गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर सकती हैं। ममता बनर्जी का मानना है कि अगर ये बंगाल में हो सकता है तो किसी भी राज्य में हो सकता है। ममता बनर्जी की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगी। GOI's order is a colorable exercise of the power and blatant misuse of emergency provision of IPS cadre rule 1954 1/3. This act is nothing but to deliberate attempt to encroach upon the state jurisdiction and demoralize the serving officers in West Bengal. हमारे जो डीजी साहब हैं अभी वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने 3 बार सरकार को प्रार्थना की कि मुझे भेजा जाए दिल्ली। आज वही काम हमारी सरकार कर रही है और इन तीनों अधिकारी इस घटना की जिम्मेदार थे। इनको तो कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि कैसे ऐसे बड़े नेता के साथ इस प्रकार जब होता है आक्रमण, आप कहाँ क्या थे, कहाँ कर रहे थे? या तो आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या तो आप गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं, आप ड्यूटी से मुकरते हैं और इसलिए उनको डिप्यूटेशन जो मंगाया गया है ये केंद्र सरकार का हाथ में है, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस केंद्र सरकार के हाथ में आती हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति को कोरोना हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद वो क्वारंटीन हो गए। यही नहीं, उनके संपर्क में आने के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया।
उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने कोलकाता में एक बैठक की जिसमें 14 जिलों के डीएम और एसपी भी शामिल रहे। इस बैठक में राज्य में जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई। मेजबान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच सुबह T20 सीरीज की शुरुआत होगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम अंगूठे में चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह शादाब खान टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि इस सीरीज के बाद बाबर आजम टेस्ट के लिए टीम में लौट आएंगे। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में मकान में घुसकर एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज यूपी की मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पंचायत चुनावों को लेकर भी मंथन होगा। साथ ही मंत्रियों के साथ कृषि सुधार कानूनों पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों को कृषि सुधार कानून से जुड़ी जानकारी को किसानों तक पहुंचाने के लिए भी कहेंगे। बैठक में मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी।